Okay, welcome back students. This is class 10th physics and today our topic is explanation of bending of light when it travels from one medium to another medium. तो डियर, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। और इसका कारण क्या है, ठीक है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, ठीक है। तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, जिस वजह से वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। लेकिन अब देखिए हुआ क्या, साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कोई दो डिफरेंट मीडियम लिए, ठीक है। उन्होंने देखा कि किन्हीं दो मीडियम के लिए, ठीक है, लाइट रे सपोज ये जो येलो कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कोई दो मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि जब लाइट रे एक मीडियम से कहां जा रही है, दूसरे मीडियम पे जा रही है, ठीक है। और ये लाइट रे के ट्रेवल करने की डायरेक्शन है। पहले लाइट रे ऐसे चल रही थी, ये डॉटेड पाथ के लॉन्ग चल रही थी, ठीक है। और लाइट रे अपने पाथ से क्या होगी, बेंड होगी, ठीक है। और इस बार उन्होंने देखा कि किन्हीं दो मीडियम के लिए ये लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो अपने पाथ से डेविएट तो हुई, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये लाइट रे थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, थोड़ा सा खिसक भी दिया, कहां की ओर, नॉर्मल की ओर, ठीक है। फिर उन्होंने कोई दो अलग मीडियम लिए, ठीक है, किन्हीं दो मीडियम का कॉम्बिनेशन देखा और उन्होंने देखा कि किन्हीं दो मीडियम के कॉम्बिनेशन में कोई अलग दो मीडियम लिए और उन्होंने देखा कि लाइट रे जब एक मीडियम से कहां जा रही थी, दूसरे मीडियम में, ठीक है। तो लाइट रे के चलने की जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। पहले लाइट रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी। अब जैसे ही लाइट रे दूसरे मीडियम में गई तो ये अपने पाथ से क्या होगी डियर, डेविएट होगी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार जो लाइट रे है, ठीक है, वो नॉर्मल की ओर न बेंड होकर के नॉर्मल से कहां शिफ्ट होगी, दूर शिफ्ट होगी, ठीक है। देख रहे हैं, लाइट रे के ट्रेवल करने की डायरेक्शन ये थी, ठीक है। अगर ये मीडियम नहीं होता तो इसने इस डॉटेड लाइन के अलोंग ही ट्रेवल करना था, लेकिन जैसे ही दूसरे मीडियम में गई ये लाइट रे शिफ्ट तो हुई लेकिन नॉर्मल से क्या होगी, दूर हट गई। और कोई दो मीडियम ऐसे भी थे डियर जिसमें एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट रे गई तो वो बिल्कुल डेविएट नहीं हुई, ठीक है, जैसे आ रही थी वैसे ही निकल गई, ठीक है। और एक केस ऐसा भी था कि लाइट रे जब किन्हीं दो मीडियम के लिए लाइट रे जैसे आ रही थी सीधे वैसे ही निकल गई। और इस केस में हमने देखा कि जो इंसिडेंट लाइट रे है वो इस इंटरफेस पर कितने डिग्री का एंगल बना के गिर रही थी, 90 डिग्री का एंगल बना के गिर रही थी। समझ में आई बात इतनी? तो हमने देखा कि किन्हीं दो मीडियम के लिए तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये देखिए ये नॉर्मल की ओर शिफ्ट होगी अपने पाथ से, कभी नॉर्मल से दूर हट जाती है, कभी सीधे सीधे निकल जाती है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कब ऐसा होगा, क्यों होगा, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ रूल्स आने चाहिए। तो हम आज इस चीज का कारण समझना चाहते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स जो हैं आपके वो हैं। जैसे आपके कुछ एंगल हैं, ठीक है, एक है 0 डिग्री का एंगल, एक है 30 डिग्री का एंगल, एक है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है, एक है 60 डिग्री का एंगल, एक है 90 डिग्री का एंगल। तो आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे को जाते समय आपका एंगल की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। और इनके लिए साइन की वैल्यू जब हमने निकाली, ठीक है, साइन 0 कितना आया, 0। साइन 30 निकाला तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे आप, जो कि किसके इक्वल आएगा, 0.5। ऐसे हमने साइन 45 की वैल्यू निकाली जो कि कितनी आई, 1/√2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग 0.70 आएगा, ठीक है। ऐसे साइन 60 की वैल्यू निकाली, ये होती है आपकी √3/2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.86 समथिंग आएगा। ऐसे साइन 90 की जो वैल्यू है वो आती है 1। तो आपने देखा कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वैसे वैसे उनके लिए जो साइन की वैल्यू है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ऊपर से नीचे को जाते समय एंगल बढ़ रहे हैं, एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उनके साइन की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है डियर, इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हैं, जितना बड़ा एंगल है उसके लिए अगर आप साइन निकालेंगे तो वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। जितना छोटा एंगल है, ठीक है, उसके लिए साइन की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी, ठीक है। 0 के लिए
साइन की वैल्यू कितनी है, साइन 0 कितना 0, ठीक है। एंगल फिर देखिए साइन 30 कितना 0.5, जो कि 0 से क्या है बड़ा, 30 डिग्री का एंगल 0 से बड़ा है और साइन 30 की वैल्यू साइन 0 से बड़ी है। साइन 45 वैल्यू आ रही है 0.70, ठीक है। तो देखिए 45 डिग्री का एंगल 30 डिग्री के एंगल से बड़ा है और साइन 45 की वैल्यू 0.70 0.5 से क्या है बड़ी है, ठीक है। ऐसे देखिए 60 डिग्री का एंगल 30 डिग्री के एंगल से क्या है बड़ा है, ठीक है, या 45 डिग्री के एंगल से क्या है बड़ा है। तो इसके लिए साइन 60 की वैल्यू 0.86 इन सब से क्या है बड़ी है। 90 डिग्री का एंगल इन सभी एंगल में क्या है बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए साइन की जो वैल्यू आई है वो इन सब से क्या आई है ज्यादा आई है। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। तो अब हम यहां से एक क्लियर कट रिजल्ट निकालते हैं कि अगर एंगल बड़ा है, ठीक है, सपोज दैट अगर कोई एंगल है x डिग्री का और ये बड़ा है किससे y डिग्री के एंगल से, x डिग्री का एंगल बड़ा है किससे y डिग्री से, तो पक्का साइन x डिग्री की जो वैल्यू है वो पक्का बड़ी होगी किससे, साइन y से। समझ में आई बात इतनी। अगर x डिग्री का एंगल y डिग्री के एंगल से बड़ा है, कोई दो एंगल है, ठीक है, x जो है बड़ा है y डिग्री से, ठीक है, तो पक्का 100% है साइन x भी बड़ा होगा किससे, साइन y से। और इसी का उल्टा बोले तो अगर मान लो हमें उल्टा दिया हुआ है, बोले तो हमें क्वेश्चन में दिया है या हमारे पास है साइन x इज ग्रेटर देन साइन y, साइन x की जो वैल्यू है वो साइन y से क्या है ज्यादा है, तो पक्का कि ये जो x डिग्री का एंगल है वो y डिग्री के एंगल से क्या होगा बड़ा होगा। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। ऐसी अगर साइन x की वैल्यू, ठीक है, लेस है किससे, साइन y से, ठीक है, साइन x डिग्री की वैल्यू लेस है किससे, साइन y से, तो 100% है x डिग्री का जो एंगल है वो y डिग्री के एंगल से क्या है लेस है, ठीक है। तो पक्का ये जो एंगल है, ये एंगल अगर साइन x की वैल्यू साइन y से क्या है कम है, तो पक्का ये x इस y से क्या होगा कम होगा, ठीक है। ऐसे अगर साइन x इक्वल है किसके लिए, साइन y के, साइन x और साइन y आपस में क्या है इक्वल है, तो पक्का x और y आपस में क्या होंगे रेडियल इक्वल होंगे, ठीक है। x और y भी आपस में क्या होंगे इक्वल। अगर साइन x और साइन y दोनों की वैल्यू सेम है तो पक्का x और y ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे सेम होंगे। ये बड़ा खास रिजल्ट जो आपको आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरा बचपन का मैथमेटिक्स है, ठीक है। कोई एक फ्रैक्शन है a अपॉन b, ठीक है। अगर a अपॉन b की वैल्यू आपका क्या क्या पॉसिबल है, तो a अपॉन b की वैल्यू, a अपॉन b की 3 वैल्यू पॉसिबल है। a अपॉन b की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। a अपॉन b की वैल्यू 1 आ सकती है, ठीक है, a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ सकती है 1। ऐसा कब होगा, इफ a इज इक्वल टू b, अगर a और b दोनों की वैल्यू क्या हो सेम हो, ठीक है, a और b दोनों की वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी 1। फॉर एग्जांपल 6/6, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम है तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। अगली चीज a अपॉन b की वैल्यू अगली पॉसिबल है ग्रेटर देन 1, ठीक है, a अपॉन b की वैल्यू क्या भी पॉसिबल है, ठीक है 1। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब होगा जब a जो है आपका b से क्या होगा बड़ा होगा, इफ a इज ग्रेटर देन b। फॉर एग्जांपल 6/2 आपको दिख रहा है कि इस केस में आपका ये a यानी कि न्यूमरेटर, b यानी कि डिनोमिनेटर, b क्या है डिनोमिनेटर, a क्या है न्यूमरेटर, तो आपको दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है बड़ा है, तो वैल्यू कितनी आ रही है डियर, कैंसिल होके 3 व्हिच इज ग्रेटर देन 1, जो कि 1 से क्या है बड़ा है, ठीक है। ऐसे ठीक है, a अपॉन b की अगली वैल्यू पॉसिबल है 1 से लेस, ठीक है, a अपॉन b की वैल्यू क्या आ सकती है 1 से कम आ सकती है। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा डियर जब इफ a इज लेस देन b, जब a जो है b से क्या होगा छोटा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका इसी का उल्टा ले लेता हूं मैं 2/4, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर क्या आपका लेस है और डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है, यानी कि ऊपर a न्यूमरेटर आपका लेस है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको कैंसिल करिए तो ये आपका आएगा 0.5
विच इज लेस देन 1। समझ में आई बात इतनी? ये बचपन का मैथमेटिक्स है, ये बात आप समझेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं आपका साइड में लिख देता हूं इंपोर्टेंट फॉर्मूले में, ठीक है, कि आपका इस चीज का हम यूज करेंगे इस एक्सप्लेनेशन में। a अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा कब? जब इफ a इज इक्वल टू कितना? b। अगली चीज, a अपॉन b की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। ऐसा कब होगा? इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। और a अपॉन b की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी। ऐसा कब होगा? इफ a इज लेस देन b, ठीक है। ये बड़ी काम की चीज, मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू 1 से ज्यादा, ठीक है। देख रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू 1 से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। और अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से क्या आएगी? लेस आएगी, ठीक है। और साइड में ये हम लिख दिए हैं यूज करने के लिए। अब लास्ट चीज, ठीक है, जो हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ी थी, ठीक है, कि अगर लाइट रे एक मीडियम से कहां जा रही है? दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। ये लाइट रे पहले किसी और मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, और ये इंटरफेस है, ये दो मीडियम को क्या कर रहा है? सेपरेट। सपोज दैट पहले मीडियम का एब्सोल्यूट, ठीक है, कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? एब्सोल्यूट। तो पहले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज दैट n1 है और दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। और लाइट रे n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से कहां जा रही है? n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जा रही है। और सपोज ये जो है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहां पर मैंने डाल दिया ये नॉर्मल, और ये लाइट रे को इस तरीके से जाना था, ठीक है, लेकिन ये अपने पाथ से क्या होगी? आपका डेविएट होगी, ठीक है, ये डेविएट होगी। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट रे n1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से कहां जा रही है? n2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? यहां पर स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, का जो रेशियो है ये कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट को क्या हम क्या कहते हैं? इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। जिस मीडियम में, किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम का जिसमें कौन सी रे होती है? रिफ्रैक्टेड रे होती है। तो रिफ्रैक्टेड रे है सेकंड मीडियम में, तो n2 किसके रिस्पेक्ट में? जहां से लाइट रे आ रही हो, यानी कि n2 1, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट होता है जो कि कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विच इज इक्वल टू, ठीक है, n2 1 का हम रिलेशन लेके आए थे इससे पिछले वीडियो में, जो कि किसके इक्वल था? n2 अपॉन n1 के इक्वल। n2 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। n1 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो यहां से एक चीज निकल के आई कि देखिए साइन आई अपॉन साइन आर n2 1 के इक्वल है, और यही चीज किसके इक्वल है? n2 अपॉन n1 के इक्वल। यानी कि ये चीज और ये चीज आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी कि एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, यहां कहीं मैं साइड में लिख देता हूं कि अगर लाइट रे n1 मीडियम से कहां जा रही है? n2 मीडियम में जा रही है, तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है? n2 1 विच इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। यानी कि आपको सिर्फ याद रखना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या? n2 अपॉन क्या? n1, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 1 विच इज इक्वल टू, यही किसके भी इक्वल है? इसके भी, यानी कि n2 अपॉन n1 के, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होता है? n2 अपॉन n1 के, जब लाइट रे n1 मीडियम से कहां जा रही हो? n2 मीडियम में जा रही हो। समझ में आई बात?
N1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और N2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। तो ये खास रिजल्ट हमें मिल गया था। इससे पिछले वीडियो में हम इस रिलेशन को प्रूव किए थे। जिसने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है वो इससे पिछले वाला वीडियो देखे। ठीक है, ये रिलेशन हम लेके आए थे sin i अपॉन sin r किसके इक्वल होता है, N2 अपॉन N1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको भी मैं कहीं साइड में लिख देता हूं। तो देखिए डियर, इस खास रिजल्ट को भी मैंने साइड में लिख दिया है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम N1 टू N2, यानी कि जब लाइट रे N1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से N2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जा रही है, तो sin i अपॉन sin r की वैल्यू किसके इक्वल होती है, N2 अपॉन N1 के। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपके लिए साइड में लिख दी है, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा अब इन केसेस में। तो देखिए होगा क्या, अब हम 4 केस पढ़ेंगे। ठीक है, पहला केस है केस 1, when light ray goes from rarer medium of refractive index N1 to denser medium of refractive index N2। ठीक है, क्या होगा अगर लाइट रे, ठीक है, रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में। ठीक है, लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा इस चीज को हम देखते हैं। रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेयर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और डेंसर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 है। ठीक है, तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और डेंसर का है N2। तो आप जानते हैं जो मीडियम जितना ज्यादा रेयर होता है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही क्या आती है, कम आती है, और जो मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आती थी। ठीक है, ये कौन से रेयर डेंसर की बात हो रही है, तो ये ऑप्टिकली रेयर या फिर ऑप्टिकली डेंसर की बात हो रही है। ठीक है, आपने पढ़ा था कि जैसे कि आपका वाटर है, ठीक है, वाटर ऑप्टिकली रेयर होता है इन कंपेयर टू आपका ग्लास के। ठीक है, वाटर जो है ऑप्टिकली रेयर है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको याद होगी 1.25 आती है, और ग्लास के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपका कितनी आती है, 1.5 आती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, डेंसर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा, और रेयरर के लिए देखिए वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में रेयरर है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, तो रेयर वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डेंसर वाले के कंपेयर में क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, यानी कि डेंसर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, ये ग्रेटर होगा किससे, रेयर मीडियम वाले रेयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, और रेयर का कम होता है, सो N2 इज ग्रेटर देन क्या आएगा, N1। ठीक है, N2 की वैल्यू N1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट, ठीक है, लाइट रे कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है, लाइट रे जा रही है आपकी रेयर से डेंसर। ठीक है, ये दो मीडियम है, इनको ये सेपरेट कौन कर रहा है, इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस से ये दोनों मीडियम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, और लाइट रे आपका ये रेयर मीडियम से कहां जा रही है डियर, डेंसर मीडियम में। ठीक है, ये रेयर मीडियम, ठीक है, और लाइट रे को इस पाथ में आगे की ओर बढ़ना था। ठीक है, अब देखिए लाइट रे इस पाथ में चल रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मैं क्या भी डाल देता हूं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मैंने डाल दिया नॉर्मल। ठीक है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड रे अपने पाथ से डेविएट तो होगी, लेकिन कितना डेविएट होगी, यानी कि एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइट रे कहां से कहां जा रही है, लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है,
और रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो लाइट रे n1 से n2 जा रही है, n1 जो है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, n2 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, n1 से। तो इसीलिए मैंने लिखा n2 इज ग्रेटर देन क्या, n1। समझ में आई बात इतनी, क्योंकि n2 डेंसर है और n1 रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये लाइट रे आई, ठीक है, इसको इस डॉटेड लाइन के अलोंग जाना था, अब ये इस डॉटेड लाइन के अलोंग ले आएगी, या फिर इस एंगल को, रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो आई से बड़ा होगा छोटा होगा, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए जब लाइट रे n1 से n2 जाती है, ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, n2 अपॉन n1 के इक्वल होता है। ठीक है, कहां से, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ठीक है, हम बोल देंगे, ये तो सब रफ काम है, ये तो आपका सब रफ काम है, आपका यहां से शुरू होता है कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लाइट रे कहां से कहां जा रही है भाई, n1 टू n2 जा रही है, तो साइन आई अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, n2 अपॉन n1 के इक्वल होगी। समझ में आई बात इतनी। अब हम जानते हैं n2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझ में आई बात इतनी। तो n2 क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और n1 क्या होगा, लेस, यानी कि n2 की वैल्यू n1 से क्या है, ज्यादा है। अगर n2 की वैल्यू n1 से क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब n2 अपॉन n1 का जो रेशियो है, देखिए n2 की वैल्यू ज्यादा है, n1 की वैल्यू कम है, तो n2 अपॉन n1 का जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन क्या आएगा डियर, 1 आएगा। n2 अपॉन n1 की वैल्यू किससे ज्यादा आएगी, 1 से ज्यादा आएगी, और n2 अपॉन n1 ही किसके इक्वल है, साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी वैल्यू भी 1 से क्या आएगी डियर, ज्यादा आएगी। समझ में आई बात इतनी। अब देखिए यहां से साइन आई अगर अब मैं इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन आर यहां 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। समझ में आई बात इतनी। ये यहां भेज दिया मैंने, तो साइन वही रहेगा जो पहले से था, साइन आर को यहां भेज दिया। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू क्या आई, साइन आर से ज्यादा आई। समझ में आई बात इतनी। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, यहां भी मैंने साइन आर से मल्टीप्लाई किया, यहां भी साइन आर से मल्टीप्लाई किया, यहां साइन आर से मल्टीप्लाई किया तो साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, यहां साइन आर से मल्टीप्लाई किया तो साइन आर इंटू 1 कितना आ गया, साइन आर। समझ रहे हैं। ठीक है, साइन आर से यहां भी और यहां भी साइन आर से मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं। समझ में आई बात इतनी। सपोज दैट 10 इज ग्रेटर देन 5, अब बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखिए 10 5 से बड़ा है। ठीक है, अब मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 20 और ये कितना आ गया 10। अभी तो देखिए 20 10 से क्या है, बड़ा है। ऐसे साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू 1 से क्या थी, ज्यादा थी। अब बोथ साइड साइन आर से मल्टीप्लाई किया, ये साइन आर से ये साइन आर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन आर इंटू 1 कितना हो गया, साइन आर। ये आपका इनइक्वालिटी में इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात इतनी। अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे साइन आई किससे बड़ा आ रहा है, साइन आर से बड़ा आ रहा है। साइन आई की वैल्यू क्या है, साइन आर से ज्यादा है। तो देखिए ये उसी तरीके का केस हो गया, साइन एक्स अगर साइन वाई से बड़ा है तो पक्का ये जो एक्स है वो वाई से क्या होता था, बड़ा होता था। अगर साइन आई की वैल्यू साइन आर से क्या है, ज्यादा है, तो पक्का ये जो आई है वो आर से क्या होगा, ज्यादा होगा। आई की वैल्यू आर से क्या होगी डियर, ज्यादा होगी। समझ में आई बात इतनी। यानी कि ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, अब इसकी वैल्यू आर से यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो यानी कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या आएगा, लेस आएगा। तो लेस आने के चक्कर में ये लाइट रे, अब देखिए इधर को जाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का बना ये एंगल आर, ठीक है। तो ये आर आई से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट रे को हमें कहां की ओर बेंड करना पड़ेगा डियर, लाइट रे को हमें नॉर्मल की ओर बेंड करना पड़ेगा। लाइट रे को कहां की ओर बेंड करना पड़ेगा, नॉर्मल की ओर। तो अब आप देखेंगे, देखिए ये पूरा एंगल तो इस आई के इक्वल है, समझ में आई बात इतनी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां पर देखिएगा, अगर ये डॉटेड पाथ के अलोंग ही लाइट रे जाती, लाइट रे अगर कहां जाती, डॉटेड पाथ के अलोंग जाती, तो आई और आर क्या होते, इक्वल होते। बट जब लाइट रे रेयर से कहां जा रही है, डेंसर में जा रही है, तो एंगल आई की वैल्यू एंगल आर से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए ये जो लाइट रे है ये अपने इनिशियल पाथ से, ये इसका इनिशियल पाथ है, अपने इनिशियल पाथ से बेंड हो जाएगी कहां की ओर, नॉर्मल की ओर। और ये बना आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल आर। इस केस में क्या होगा, एंगल आई से लेस होगा, ठीक है। ये व्हाइट कलर जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे जब नॉर्मल से कहां की ओर बेंड, सॉरी अपने इनिशियल पाथ से कहां की ओर बेंड होगी, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। उसी केस में आपका आर की वैल्यू यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। आर की वैल्यू आई से क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। इसलिए आपका जो लाइट रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉर्मल की ओर क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं भी आ रही है, ठीक है, तो आप सीधी एक बात याद रखिएगा, जब लाइट रे रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। लाइट रे कहां से कहां जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। तो लाइट रे नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। कहां की ओर बेंड होगी, देखिए कहां की ओर शिफ्ट हो रही है, नॉर्मल की ओर। ये नॉर्मल है, तो लाइट रे ऐसे आ रही थी, ऐसे जानी थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे जानी थी, ये कहां की ओर शिफ्ट होगी, नॉर्मल की ओर। अब पढ़ते हैं हम सेकेंड केस। अब देखिए केस 2 पे आते हैं हम, किस पे आते हैं, केस 2 पे। केस 2 है व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इससे पहले वाला केस था लाइट रे जब रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में। और इस बार है व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है। मैंने डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको अब भी n1 ही बोला है, ठीक, इसको क्या बोल दिया है, n1, ठीक है। और रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, n2 है। समझ में आई बात इतनी। लाइट रे जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, ठीक है। ये लाइट रे पहले डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, अब कहां जा रही है, रेयर मीडियम में, ठीक है। और डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना मान लिया, n1, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2। समझ में आई बात, यानी कि लाइट रे n1 से n2 जा रही है। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जब लाइट रे n1 से n2 जाती है तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये मैंने आपको याद कराया है, n2 अपॉन n1 के इक्वल होती है। समझ में आई बात, इसमें कोई चेंज ना आए, इसलिए पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला मीडियम मैंने डेंसर लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, दूसरा मीडियम जिसमें लाइट रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है n2 जो कि क्या है, रेयर, उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो पहले लाइट रे जा रही थी रेयर से डेंसर, अब इस बार लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयर। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल दिया इस बार, n1, और रेयर का n2। समझ में आई बात इतनी। ये डेंसर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये रेयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बोले तो n1 की वैल्यू n2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट इज इस केस में आपका n1 की वैल्यू n2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। n1 से n1 की वैल्यू, क्योंकि ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n1 की वैल्यू n2 से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। समझ में आई बात इतनी। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो ये अपने इनिशियल पाथ बोले तो जैसे आ रही थी क्या उसी पाथ को फॉलो करेगी,
ठीक है। अगर उसी पाथ को फॉलो करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है आपका एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अगर इसी पाथ में जाती, अगर ये लाइट रे डेविएट नहीं होगी, अगर सीधे इसी के ऊपर निकल जाती तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होता, आई और आर क्या होते, इक्वल होते। ठीक है। अब आप समझते हैं इस बात को, आई और आर इक्वल होंगे या आई जो है आर से बड़ा होगा या आई जो है आर से छोटा होगा, क्या होगा, तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लाइट रे जा रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, रेयरर का है n2, यानी कि लाइट रे जा रही है n1 से n2। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अगर लाइट रे n1 से n2 जाएगी तो साइन आई अपॉन साइन आर, n1 से अगर लाइट रे n2 जा रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, n2 अपॉन n1 के इक्वल होती है। ठीक है। लाइट रे n1 से n2 जा रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू n2 अपॉन n1 के इक्वल होती है। इससे पिछले वीडियो में हमने ये प्रूव किया है। ठीक है। अब देखिए इस केस में n1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है और n2 की वैल्यू कम है। क्यों, समझ गए, n1 डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n2 रेयरर का, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रेयरर का कम होगा, यानी कि n1 इज ग्रेटर देन n2। अब देखिए सिंस आप जानते हैं कि n1 n2 से बड़ा है, n1 बड़ा है, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है, n1 बड़ा है बोले तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है। डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इस केस में n2 अपॉन n1 की वैल्यू लेस देन क्या होगी डियर, 1 होगी। इस केस में n2 अपॉन n1 की जो वैल्यू है वो 1 से क्या आएगी, छोटी। आप जानते हैं जैसे कि ये 2 अपॉन 4, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है। तो वैल्यू 1 से क्या आती है, लेस आती है। ठीक है। न्यूमरेटर यहां पर आपका n2 लेस है, n1 ग्रेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से लेस आएगी। यानी कि देखिए n2 अपॉन n1 की वैल्यू 1 से कम आ रही है तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू भी 1 से क्या आएगी, कम आएगी। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से क्या आएगी डियर, लेस आएगी। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको समझना, इनइक्वालिटी में हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, ये जो चीज है वो 1 से छोटी आ रही है तो ये चीज भी 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी, 1 से क्या आएगी, लेस आएगी। अब बोथ साइड अगर मैं साइन आर से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। जितने से यहां राइट साइड मल्टीप्लाई किया उतने से लेफ्ट साइड में भी, लेकिन साइन आर से साइन आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये साइन आर से साइन आर कैंसिल हो गया, तो साइन आई इज लेस देन साइन आर इंटू 1 कितना हो गया, साइन आर। ठीक है। साइन आई की जो वैल्यू है वो साइन आर से क्या आ रही है, लेस आ रही है, यानी कि आई की वैल्यू लेस आएगी डियर किससे, आर से। ठीक है। आई की वैल्यू लेस आ रही है आर से। आप जानते हैं ये देखिए साइन एक्स अगर साइन वाई से लेस है तो पक्का ये जो एक्स है वो वाई से क्या होगा, लेस। साइन आई की वैल्यू साइन आर से लेस है तो पक्का ये आई की वैल्यू आर से क्या होगी, लेस होगी। तो यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर की वैल्यू ज्यादा होने के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे को नॉर्मल से दूर हटना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे आपका अपने इनिशियल पाथ से कहां हट गई, दूर हट गई। दूर हटने से क्या होगा, अब देखिए, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल ये वाला। ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। ये देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा होगा, किसके कंपेयर में, एंगल आई के कंपेयर में। तो एंगल आर जो है क्या होगा, एंगल आई से बड़ा होगा, और एंगल आर एंगल आई से बड़ा होने के लिए जो लाइट रे है वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। नॉर्मल इधर की ओर है, लाइट रे उधर की ओर चली जाती है। समझ में आई बात इतनी। तो अब
ये चीज नहीं भी आई हो समझ में अगर किसी बच्चे के, तो वो ये याद कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी बात आप याद कर लीजिएगा कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से कहां जाती है, रेयर मीडियम में, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे बेंड हो जाएगी कहां की ओर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, अब केस 3 हम पढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, तीसरा केस है when light ray goes from one medium to another medium which have same refractive index। ठीक है, अब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो जा रही है, बट इन दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ठीक है, पहला मीडियम और दूसरा मीडियम, इन दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो क्या है, सेम है। यानी कि इस केस में दैट इज n1 और n2 ये दोनों आपस में क्या है डियर, इक्वल है, दैट इज n1 इज इक्वल टू n2। समझ में आई बात इतनी? तो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के जा रही है, लेकिन ये दोनों मीडियम की खूबी ये है कि इन दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है डियर, सेम है। n1 और n2 दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखिए ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये इंटरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या, नॉर्मल, और ये जो है डॉटेड लाइन ये इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है कि अगर ये मीडियम नहीं आता तो ये लाइट रे किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये लाइट रे की डायरेक्शन है। ठीक है, अब सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मीडियम तो चेंज हो रहा है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दोनों मीडियम का सेम है। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, अब लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंट होगी कि नॉर्मल से दूर हटेगी कि जैसे आ रही थी वैसे ही जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए लाइट रे कहां से कहां जा रही है, n1 से n2 जा रही है। तो हम जानते हैं व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम n1 टू n2 तो sin i अपॉन sin r की वैल्यू किसके इक्वल होती है, n2 अपॉन n1 के इक्वल होती है। ऐसा किसके अकॉर्डिंग है, तो अकॉर्डिंग टू कहां से प्रूव किया था हमने, स्नेल्स लॉ से प्रूव किया था, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ sin i अपॉन sin r इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, n2 अपॉन n1 के इक्वल होगी। समझ में आई बात इतनी? और इस केस में n1 और n2 दोनों यानी कि दोनों मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो क्या है, सेम है, यानी कि ना कोई डेंसर है ना कोई रेयर है, दोनों मीडियम तो डिफरेंट है तो लेकिन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम, दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम है, बोले तो दोनों इक्वली ऑप्टिकल डेंसर है, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, सेम। तो ना कोई ऑप्टिकली रेयरर होगा ना कोई ऑप्टिकली डेंसर, ना कोई रेयरर मीडियम कहलाएगा ना कोई डेंसर मीडियम कहलाएगा। n1 और n2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये तो n1 से n2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि sin i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin i अपॉन sin r की वैल्यू कितनी आएगी डियर, sin i अपॉन sin r की वैल्यू, तो sin i अपॉन sin r की जो वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आएगी, यानी कि यहां से sin i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर, sin r। ठीक है, और sin i अगर sin r के इक्वल है तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, r। ठीक है, आपने देखा था अगर sin x sin y के इक्वल है, किन्हीं दो एंगल के लिए sin की वैल्यू सेम है तो वो दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि I इज इक्वल टू कितना डियर, R। समझे इतना? ठीक है, अब देखिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से भेजनी है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट के क्या हो, इक्वल हो। तो लाइट रे जैसे आ रही थी बस वैसे ही क्या हो जाएगी, आगे को निकल जाएगी, वो डेविएट नहीं होगी। समझ में आई बात इतनी? जैसे आ रही थी सीधी सीधी निकल गई। इससे क्या होगा, देखिए ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दो लाइन के बीच ये एंगल, ये कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वही चीज तो है यहाँ पर, ये एक लाइन ये है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है। अब ये मुड़ी नहीं, ये सीधी सीधी निकल गई, दोनों लाइट रे ए, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों क्या होंगे, सेम। दिख रहा है, आई और आर क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे, और आई और क्या आर क्या है, इक्वल। तो आर जो है आई के इक्वल होने के लिए जैसे आ रहा थी, जैसे लाइट रे आ रही थी वैसे ही जो है सीधी सीधी निकल जाएगी। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, तो यहां से रिजल्ट निकला डियर, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम one medium to another medium which have same refractive index, in this case there is no bending। ठीक है, इस केस में यहाँ पर कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, लाइट रे जैसे आ रही थी सीधी सीधी वैसे निकल जाएगी। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लास्ट और फाइनल केस। तो लास्ट केस पढ़ते हैं डियर। ठीक है, लास्ट केस है when incident light falls perpendicular to the interface separating two media of refractive index n1 and n2। ठीक है, तो लाइट रे जो है n1 और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले दो मीडियम को सेपरेट करने वाला जो ये इंटरफेस है, इंटरफेस आप समझते हैं, मैंने बताया है। ठीक है, इंटरफेस वो सरफेस जो दो मीडियम को क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, तो जब लाइट रे आपका इंटरफेस पर, यानी कि दो मीडियम को सेपरेट करने वाले इंटरफेस पर कैसे इंसिडेंट हो रही है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इस इंटरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए गिर रही है लाइट रे, आपकी ऐसे आ रही है, बिल्कुल इस इंटरफेस के साथ आप देख रहे हैं कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है। तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए इस केस में सबसे पहले ये बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर मैं नॉर्मल डालूं तो नॉर्मल भी तो इसी के बिल्कुल क्या आएगा, इसी के ऊपर आएगा। बोले तो नॉर्मल जो है इस इंसिडेंट लाइट के साथ कोलिनियर होगा। समझ में आई बात इतनी? नॉर्मल भी तो यहीं पर पड़ेगा। अगर एक नॉर्मल मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, तो वो जो है इस इंसिडेंट लाइन के ही कोलिनियर होगा। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया कहां पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे आपका व्हाइट कलर में और ये ब्लू कलर से मैं जो एक डॉटेड मार्क कर रहा हूं ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है ना इस सरफेस पर, ये नॉर्मल हो गया, टेढ़ा चले गया। तो ये है आपका नॉर्मल। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे, और ये ऐसा ही आपका इंसिडेंट रे पर ही क्या डाल दिया मैंने, नॉर्मल डाल दिया। तो आप देखेंगे कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों कोलिनियर हैं। बोले तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है ये है आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, और यही है आपका नॉर्मल भी इसी के ऊपर कोलिनियर है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0। यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, यानी कि एंगल आई की वैल्यू इस केस में कितनी है डियर, 0 है। दैट इज इस केस में आपका एंगल आई, इसका जो की पॉइंट है वो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू इस केस में क्या होगी, 0 होगी। तो अगर कोई लाइट रे किसी इंटरफेस पर परपेंडिकुलर फॉल हो रही है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी। ठीक है, उसी से पता चलेगा कि वो कहां की ओर जाएगी। तो आप जानते हैं, देखिए लाइट रे n1 से कहां जा रही है, n2 जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा डियर, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, n2 अपॉन n1 के इक्वल होगी। ठीक है, अब आपको चाहिए साइन आर की वैल्यू, तो इसको सेपरेट करिए। ठीक है, तो सेपरेट करते हैं, साइन आर को भेज देते हैं यहां और ये चीज ले आते हैं यहां। तो साइन आर भेजा उस ओर, लिखा इसी ओर, इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 इंटू क्या, साइन आई। ठीक है, ये n1 यहां गया, n2 अपॉन में आया, तो n1 अपॉन n2 इंटू साइन आई, ये क्या है, साइन आर की वैल्यू।
अब आप जानते हैं, देखिए साइन आर इज इक्वल टू, देखिए आई की वैल्यू आपको गिवन है, आई कितना है इस केस में 0 है, ठीक है। तो n1 अपॉन n2 इंटू साइन क्या डियर आई, यानी कि आई की वैल्यू है 0, तो साइन 0 कितना होगा 0, ठीक है। तो साइन आर इज इक्वल टू, साइन आई की वैल्यू है 0, साइन आई की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, मैंने शुरुआत में दिखाया भी था, साइन आई की वैल्यू 0, बाद में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे आप बहुत अच्छे से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 इंटू समथिंग कितना आएगा 0, यानी कि साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। तो यहां से हमारा जो रिजल्ट आया है वो आया है कि साइन आर किसके इक्वल आया है, साइन आर आपका 0 के इक्वल आया है, ठीक है। तो अब आपसे अगर मैं कहूं, ठीक है, अभी थोड़ा आपको इस चीज को समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होंगे, साइन किस एंगल की वैल्यू 0 आती है, साइन किस एंगल की वैल्यू 0 आती है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है डियर 0 होती है। यहां पर ये देखिए साइन 0 की वैल्यू तो क्या रखी 0, अब साइन कोई एंगल है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो इसका मतलब आर भी कितना होगा 0 होगा। साइन आर की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो आर की वैल्यू क्या होगी 100% 0 होगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर ये भी क्या होगा आपका 0 डिग्री का होगा। तो एंगल आर को 0 होने के लिए ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो सीधी ऐसे निकल जाएगी, तो देखिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा 0 होगा इस केस में। तो आपने यहां पर लास्ट केस में सीखा कि अगर कोई लाइट रे किसी इंटरफेस पर कैसे गिरती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरती है, तो वो जो है बिना डेविएट हुए सीधी सीधी निकल जाती है, चाहे वो रेयरर से डेंसर जाए या फिर डेंसर से रेयरर आए, इसकी कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। पहला मीडियम रेयरर हो या पहला मीडियम डेंसर हो, ठीक है, पहला रेयरर दूसरा डेंसर या पहला डेंसर दूसरा रेयरर, इसकी कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। अगर लाइट रे इंटरफेस पर परपेंडिकुलर गिरती है तो सीधी सीधी निकल जाती है। देखिए इन सब के लिए हमने ये कैसा प्रूफ पढ़ा, मैथमेटिकल प्रूफ पढ़ा, ठीक है। तो लास्ट में डियर आज हमने क्या पढ़ा उसका एक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका इनका प्रूफ समझ में ना भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए, ये आपका बिल्कुल एग्जाम के पर्पज से, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपके बड़े काम की चीज है, ठीक है। और इसमें हम कोई भी ढिलाई नहीं दे सकते हैं। जो इसका प्रूफ था अगर वो नहीं भी कर पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज आप याद कर लें, रट लें, मेमोराइज कर लें, कुछ भी करें, ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। सीधी सीधी बात, 4 केस हमारे पास हैं, ठीक है। अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। लाइट रे अगर रेयरर से कहां जाती है डियर, डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट रे जो है अपने जो इनिशियल पाथ है, ये इसका इनिशियल पाथ है ना, तो इस अपने इनिशियल पाथ से जो है दूर हट जाएगी, ठीक है। जब लाइट रे कहां से कहां जाएगी, रेयरर से डेंसर जाएगी, तो जो है नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। When light ray goes from rarer to denser, then it bends away from the normal. आपको दिख रहा है कि ये नॉर्मल से क्या हो गई है, दूर हट गई है, अपने इनिशियल पाथ से इतना हट गई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच। समझ में आई बात इतनी? सॉरी 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 सॉरी, लाइट रे कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर, तो इस केस में जो है आपका, सॉरी, इस केस में लाइट रे अपने इनिशियल पाथ से रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर, तो इस केस में कुछ जो है लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। कहां की ओर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर, ठीक है। व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ठीक है, रेयरर से कहां गई डेंसर, तो लाइट रे, ठीक है, अपने इनिशियल पाथ से बेंड हो जाएगी कहां की ओर, नॉर्मल की ओर, ठीक है। ये वाला एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ओके। और व्हेन दूसरा केस, ठीक है, लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है। लाइट रे जब डेंसर से कहां जाएगी डियर, रेयरर जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, नॉर्मल से
दूर हट जाएगी, नॉर्मल से कहां हट जाएगी, दूर। ठीक है, ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, ये इसके इनिशियल पाथ की डायरेक्शन है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। समझ में आई बात इतनी। अगर तीसरा केस, अगर आपका लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो जा रही है, लेकिन दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आइडिया, सेम है। तो इस केस में लाइट रे बेंट नहीं होगी, जैसे आ रही थी सीधी सीधी वैसी ही निकल जाएगी। ठीक है, जैसे आ रही थी सीधी सीधी वैसी ही निकल जाएगी। ठीक है, ये इस केस में एंगल आई और एंगल आर दोनों की वैल्यू क्या होगी डियर, सेम होगी। ठीक है, अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट रे जैसे आ रही थी सीधी सीधी वैसे ही निकल जाएगी, और आई और आर दोनों की वैल्यू क्या होंगी डियर, इस केस में सेम होगी। ठीक है, अगर कोई लाइट रे किसी इंटरफेस पर परपेंडिकुलर गिरती है, कैसी गिरती है, परपेंडिकुलर, तो इस केस में ठीक है लाइट रे इस केस में भी बेंट नहीं होती है, और जैसे आ रही होती है सीधी सीधी वैसी ही निकल जाती है। लाइट रे इंटरफेस पर कैसे गिरी, परपेंडिकुलर गिरी, तो इस केस में जो लाइट रे है जैसे आई थी सीधी सीधी वैसे ही निकल जाएगी। इस केस में हमें इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। ये रेयरर से डेंसर जा रही हो या डेंसर से रेयरर जा रही हो, या दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम क्यों ना हो, या ये रेयरर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो इसका ज्यादा हो, यानी कि ये डेंसर हो ये रेयरर हो, या ये डेंसर हो ये रेयरर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर लाइट रे किसी इंटरफेस पर परपेंडिकुलर गिरती है तो उस केस में लाइट रे सीधी सीधी निकल जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कुछ भी डिपेंड नहीं करती है। इस केस में आपका एंगल ऑफ आई, इस केस में आपका एंगल ऑफ आई इक्वल होता है एंगल आर के, जो कि कितना, 0। एंगल आई और एंगल आर कि दोनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इस केस में एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल। जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, लाइट रे एक मीडियम से कहां जा रही हो, दूसरे मीडियम में जा रही हो, और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो डियर, सेम हो, तो इस केस में आई और आर दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम, और लाइट रे बिना डेविएट हुए सीधी सीधी निकल जाती है। रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर जा रही है, तो रेयरर से डेंसर जाएगी, तो इस केस में जो लाइट रे है वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है, और एंगल आई आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल से आर से क्या है डियर, बड़ा है। ठीक है, आर क्या हो गया, लेस हो गया है। ठीक है, और इस केस में when light ray goes from denser medium to rarer medium, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएगी तो उस केस में लाइट रे नॉर्मल से दूर हट जाती है, अवे बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, और इस केस में ये है एंगल आई और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको दिखेगा कि एंगल आर जो कि बड़ा है किससे, एंगल आई से। ठीक है, इस केस में एंगल आर की वैल्यू एंगल आई से क्या होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, रेयरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, डेंसर से रेयरर जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, सेम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो जैसे आई है वैसे निकल जाएगी। परपेंडिकुलर जाएगी तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी, परपेंडिकुलर ही निकल जाएगी। समझ में आई बात इतनी, तो इतने पे ही हम आप इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। यहाँ पे पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है।